स्वागत है दोस्तों। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम अधिगम में टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। अधिगम के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का अध्ययन कर लिया था और इसके अलावा थॉर्नडाइक के जो सीखने के नियम है उसको दो भागों में बांटा थॉर्नडाइक ने। एक सीखने के मुख्य नियम और एक सीखने के गौण नियम, उनका भी हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसका जो प्रतिपादक है वो आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव को माना गया है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसका जो प्रवर्तक है वह प्रवर्तक किसको माना गया या प्रतिपादक आईपी पावलोव को माना गया है। किसको माना गया है? पावलोव को माना गया है। पावलोव रूसी मनोवैज्ञानिक था, यानी रूस का रहने वाला था। ये रूस का रहने वाला था। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि ये आईपी पावलोव है, ये रूस का एक चिकित्सा शास्त्री था। कहां का? रूस का एक चिकित्सा शास्त्री, रूस का एक चिकित्सा शास्त्री। कि आईपी पावलोव एक मनोवैज्ञानिक नहीं था। मनोवैज्ञानिक नहीं था तो फिर क्या था? ये एक रूस का चिकित्सा शास्त्री था। क्या था? चिकित्सा शास्त्री था। और इससे आईपी पावलोव का जो जन्म है, आईपी पावलोव का जन्म 1849 ईस्वी में हुआ था। आईपी पावलोव का जन्म कब हुआ था? 1849 ईस्वी में हुआ था। और चिकित्सा के अंतर्गत इन्होंने पाचन ग्रंथियों पर खोज की। किस पर? पाचन ग्रंथियों पर शोध किया, यानी खोज की। पाचन ग्रंथियों पर शोध करने के कारण 1904 ईस्वी में, कब? 1904 ईस्वी में आईपी पावलोव को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका प्रतिपादन इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा किया गया था। पावलोव एक मनोवैज्ञानिक नहीं था। मनोवैज्ञानिक नहीं होकर ये एक रूस का चिकित्सा शास्त्री था। पावलोव का जन्म वो 1849 ईस्वी में हुआ और जन्म होने के बाद में पाचन ग्रंथियों पर शोध किया। डॉक्टर बन गया और चिकित्सक बनने के बाद में पाचन ग्रंथियों पर शोध किया और पाचन ग्रंथियों पर शोध करने के कारण 1904 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से क्या किया? सम्मानित किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत के अन्य नाम। इस सिद्धांत के अन्य नाम, इस सिद्धांत को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? इस सिद्धांत के अन्य नाम की बात करें तो जो पीछे की रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीटेट है, अन्य कोई लेवल टीचर लेवल के एग्जाम है, उन एग्जाम्स की बात करें तो इस सिद्धांत की थ्योरी में से जितने प्रश्न पूछे गए उसके बराबर प्रश्न इस सिद्धांत के नाम के संबंध में पूछे गए। कि भाई अन्य नाम दिया और देने के बाद में उसका प्रवर्तक कौन है, इस प्रकार के भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धांत के अन्य नाम। इस सिद्धांत को अन्य शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके अलावा संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। इसके अलावा संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसके अलावा इसको पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत, पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत नाम से भी पुकारते हैं। और साथ में इसको प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये प्रश्न अंग्रेजी में दिया हुआ था और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया।
क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का प्रतिपादक निम्न में से किसको स्वीकार किया है? तो ये पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत है, वह प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग ये पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अन्य नाम माने गए। तो इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, इसके साथ में हमें उल्लेख मिल रहा है कि आईपी पावलोव की एक पुस्तक का नाम कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1904 ईस्वी में करवाया। कब करवाया? इस पुस्तक का प्रकाशन भी 1904 ईस्वी में करवाया और 1904 ईस्वी में प्रकाशन करने के साथ ही इनको पाचन ग्रंथि पर शोध करने के कारण नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने के कारण इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। प्रकाशन के साथ ही इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है वो दुनिया के सामने आया। अब हम बात करते हैं कि आईपी पावलोव ने अपने सिद्धांत पर प्रयोग किस पर किया। तो आईपी पावलोव ने जो प्रयोग किया वो एक कुत्ते पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? एक कुत्ते पर प्रयोग किया और कुत्ते पर प्रयोग करके इन्होंने सिद्ध कर दिया। कुत्ते पर प्रयोग किया और कुत्ते पर प्रयोग करके इस बात को सिद्ध किया कि कृत्रिम उद्दीपक से भी स्वाभाविक अनुक्रिया, कृत्रिम उद्दीपक से भी स्वाभाविक अनुक्रिया करवाई जा सकती है। कि आईपी पावलोव ने प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर प्रयोग किया और कुत्ते पर प्रयोग करके इस बात को सिद्ध किया कि कृत्रिम उद्दीपक से भी स्वाभाविक अनुक्रिया करवाई जा सकती है। एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो आईपी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया और कुत्ते पर प्रयोग करके सिद्ध किया कि कृत्रिम उद्दीपक अर्थात अनुबंधित उद्दीपक से भी स्वाभाविक अनुक्रिया करवाई जा सकती है। एक बार फिर से बात करते, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग जिसका प्रतिपादक किसको माना गया? पावलोव को माना गया। पावलोव कहां का रहने वाला था? रूस का रहने वाला था और ये रूस का एक चिकित्सा शास्त्री था, मनोवैज्ञानिक नहीं था। इनका जन्म, पावलोव का जन्म 1849 ईस्वी में हुआ और पाचन ग्रंथियों पर शोध किया। किस पर शोध किया? पाचन ग्रंथियों पर शोध किया और पाचन ग्रंथियों पर शोध करने के कारण कब 1904 ईस्वी में इन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस। इस पुस्तक का प्रकाशन भी कब किया? 1904 ईस्वी में किया और इस पुस्तक के माध्यम से अपने सिद्धांत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को अन्य शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, पुरातन अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोग की बात करें तो आईपी पावलोव ने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत करने के लिए किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। मैं आपको यहाँ पर एक और बात करना चाहता हूँ कि जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग सबसे पहले जानवरों पर ही किए। किस पर किए? जानवरों पर किए और जानवरों पर प्रयोग करके जानवरों पर उनका प्रयोग सिद्ध हुआ तो सिद्ध होने के बाद में किस पर लागू कर दिया? मनुष्यों पर लागू कर दिया। कुत्ते पर प्रयोग किया और कुत्ते पर प्रयोग करके सिद्ध किया कि कृत्रिम उद्दीपक यानी बनावटी उद्दीपक से भी स्वाभाविक अनुक्रिया आसानी के साथ में करवाई जा सकती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है,
प्रयोग, प्रयोग, और प्रयोग किस पर किया? एक कुत्ते पर प्रयोग किया। ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग करके इस प्रयोग के 3 स्तर प्रस्तुत किए। कितने स्तर? 3 स्तर, कि किस प्रकार कुत्ता स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य अनुबंधन स्थापित करता है, और अनुबंधन स्थापित करने के बाद में वो कृत्रिम उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया कैसे करता है। सबसे पहले अनुबंधन के प्रकार, अनुबंधन के प्रकार, फिर उद्दीपक की प्रकृति, और अंत में अनुक्रिया की प्रकृति, अनुक्रिया की प्रकृति। ठीक है, सबसे पहले स्तरीय व अनुबंधन से पूर्व, पहला जो स्तर है वो है अनुबंधन से पूर्व। ये पहला स्तर है, अनुबंधन से पूर्व। अनुबंधन से पूर्व सबसे पहले हम इसकी प्रकृति की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक ही बार में इतना आसानी के साथ में समझा दूंगा कि आप कभी जिंदगी में इस सिद्धांत को भूल ही नहीं पाओगे, और परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अनुबंधन से पूर्व कुत्ता, ठीक है, आईपी पावलोव क्या करता है, एक कुत्ता लेकर आता है और इस कुत्ते को एक कमरे में बंद कर देता है। क्या कर देता है? इस कुत्ते को एक कमरे में बंद कर देता है, और कमरे में बंद करने के बाद में इस कुत्ते को भूखा रखा जाता है। ठीक है, कमरे में बंद कर देता है, और कमरे में बंद करने के बाद में इस कुत्ते को भूखा रखा जाता है, और भूखा रखने के बाद में इस कुत्ते को भोजन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भोजन दिया जाता है। और जब कुत्ता इस भोजन को देखता है तो भोजन को देखकर जो अनुक्रिया करता है वो क्या करता है? वो इस लार को टपका देता है। क्या कर देता है? लार को टपकाता है। ये आईपी पावलोव एक कुत्ता लेकर आता है और इस कुत्ते को एक कमरे में बंद कर देता है। क्या करता है? एक कमरे में बंद कर देता है। ये एक कमरा, और इस कमरे के अंतर्गत किसी एक जहां पर दीवार है या फिर मेन गेट लगा हुआ है, उसके पास में एक इस आधार की एक टेबल लगाता है। ठीक है, इस आधार की एक टेबल लगाता है। टेबल लगाने के बाद में उस कुत्ते को क्या करता है? उस कुत्ते को आईपी पावलोव बांध देता है। कुत्ते को क्या करता है? बांध देता है। बांधने के बाद में इस कुत्ते के सामने, यहां पर सामने की दिशा में एक दर्पण लगा देता है। क्या लगाता है? एक दर्पण लगा देता है। इस कुत्ते की जो लार टपकाने वाली ग्रंथि होती है उसको पेरोटिड ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरोटिड ग्रंथि। ये जो पेरोटिड ग्रंथि है, इस पेरोटिड ग्रंथि में आईपी पावलोव एक पाइप लगा देता है, और इस पाइप को बाहर एक बर्तन में लगा देता है। बाहर क्या करता है? एक बर्तन में लगा देता है। ठीक है, आईपी पावलोव एक कुत्ता लेकर आता है और इस कुत्ते को कमरे में बंद कर देता है। क्या करता है? इस कुत्ते को कमरे में बंद कर देता है। बंद करने के बाद में भूखा रखा जाता है, एक जगह स्थायी रूप से इस कुत्ते को बांध दिया जाता है। ठीक है, बांधने के बाद में इस कुत्ते के सामने एक दर्पण लगा दिया जाता है कि जो भी गतिविधि करेगा वो उस गतिविधि उस कुत्ते को इस दर्पण में साफ साफ दिखाई देगी। कुत्ते की जो ग्रंथि होती है उसको पेरोटिड ग्रंथि कहता है, जिससे लार स्त्रावित होती है। क्या होती है? लार स्त्रावित होती है। लार इस पेरोटिड ग्रंथि में एक पाइप लगा देता है। क्या करता है? पाइप लगा देता है, और इस पाइप को बाहर एक बर्तन में लगा देता है। क्या करता है? बर्तन में लगा देता है। कि कुत्ता कमरे में बंद भूखा रखा गया। भूखा रखने के बाद में क्या दिया गया? उसको
भोजन दिया गया। भोजन को देखकर कुत्ते ने क्या टपकाई, लार टपकाई। पैरोटिड ग्रंथि से ये लार जब स्रावित हुई, ये पाइप के माध्यम से कहां पर आकर एकत्रित हो गई, जो बाहर बर्तन लगाया हुआ था इस बर्तन में आकर ये एकत्रित हो जाती है। अब इस भोजन की बात करें तो ये भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। कैसा उद्दीपक है? ये भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसको अन अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। अन अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? ये अन प्लस अनुबंधित, यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये अन और यहां से जो ए बचेगा वो क्या हो जाएगा, ये, और ये अनुबंधित आगे लग जाएगा। तो ये उद्दीपक कैसा हो गया? अन अनुबंधित उद्दीपक। एक साथ बोलेंगे तो इसको अनानुबंधित उद्दीपक बोलेंगे। ठीक है, तो भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी भोजन को देखने के बाद में लार टपक जाती है। चाहे आपके सामने भी रसगुल्ले लाकर रख दे और रसगुल्लों को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, इसका मतलब लार का स्राव हुआ है। भोजन को देखने के बाद में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसको अनानुबंधित उद्दीपक कहते हैं। और भोजन को देखने के बाद में कुत्ते ने जो लार टपकाई, ये लार स्वाभाविक अनुक्रिया है, यानी भोजन को देखने के तुरंत बाद लार टपक जाती है, ये प्राणियों का स्वभाव होता है। तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। कैसी अनुक्रिया हुई? ये स्वाभाविक अनुक्रिया। और मनोवैज्ञानिक भाषा में इसको अनानुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनानुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। स्वाभाविक अनुक्रिया। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो इसको एक ही शब्द में यूसीएस, अनकंडीशनड स्टिमुल्स, और ऐसे स्वाभाविक अनुक्रिया को यूसीआर कहते हैं, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग किया और कुत्ते पर प्रयोग करके सिद्ध किया कि कृत्रिम उद्दीपक से भी स्वाभाविक अनुक्रिया करवाई जा सकती है। पावलाव कुत्ता लेकर आता है, कमरे में बंद कर देता है, भूखा रखता है, और भूखा रखने के बाद में उसको भोजन दिया जाता है। स्वाभाविक उद्दीपक देखने के बाद में कुत्ता क्या करता है? स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। ये जो पहला स्तर है, ये कब का है? ये अनुबंधन के पूर्व का है, अनुबंधन से पूर्व का है। ठीक है, दूसरा स्तर है, ये है अनुबंधन के समय, अनुबंधन के समय, अनुबंधन के समय। किसके समय? अनुबंधन के समय। ठीक है, अनुबंधन के समय पावलाव क्या करता है? कुत्ता, और इस कुत्ते को भूखा रखा गया, कमरे में एक जगह बांधा हुआ है, बंद कर दिया। ठीक है, जो भी स्थिति थी वो पैरोटिड ग्रंथि के माध्यम से, पैरोटिड ग्रंथि में पाइप लगा दी, पाइप को एक बर्तन में लगा दिया, लार स्रावित होगी, इस बर्तन में आकर एक जगह हो जाएगी। पावलाव को पता चल जाएगा कि कुत्ते ने अनुक्रिया की है। अब क्या कर रहा है पावलाव? कहता है कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ अस्वाभाविक उद्दीपक भी प्रस्तुत कर दिया जाए। कुत्ता कमरे में बंद, और यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में कृत्रिम उद्दीपक यानी घंटी प्रस्तुत की गई। क्या प्रस्तुत की गई? घंटी। यानी ये जो कमरे में कुत्ता यहाँ पर बंधा हुआ है और यहाँ पर क्या कर दिया पावलाव ने? इसी कमरे में एक एक घंटी लगा दी। क्या लगा दी? एक घंटी लगा दी। ठीक है, कि पहले इस घंटी को बजाया जाएगा और घंटी को बजाने के बाद में, घंटी को बजाने के बाद में भोजन दिया जाएगा। घंटी को बजाने के बाद में क्या दिया जाएगा? भोजन दिया जाएगा। तो भोजन क्या है? ये भोजन उद्दीपक की प्रवृत्ति है। ठीक है, घंटी बजाने के बाद में क्या दिया जाएगा? भोजन दिया जाएगा, और भोजन के बाद में जो अवस्था होगी वो क्या टपकेगी? वो लार टपकेगी। ठीक है, इस घंटी को कृत्रिम उद्दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घंटी को हम
कृत्रिम उद्दीपक कहते हैं। इस घंटी को अस्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं। इस घंटी के साथ में अनुबंधन स्थापित कर रहा है कि भोजन और घंटी दोनों के बीच में क्या कर रहा है? पावलोव अनुबंधन स्थापित कर रहा है। तो इसको अनुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अनुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं। अनुबंधित उद्दीपक। और इसको अंग्रेजी भाषा में एक ही शब्द CS के नाम से भी पुकारते हैं, कंडीशनेड स्टिमुलस, कंडीशनेड स्टिमुलस के नाम से भी पुकारते हैं। ये भोजन UCR अनकंडीशनड स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक या फिर इसको अनानुबंधित उद्दीपक है। और अब जो लाल टपकी ये UCR अनकंडीशनल रिस्पांस स्वाभाविक अनुक्रिया या फिर अनुबंधित अनुक्रिया। अब पावलोव ने क्या किया? इस घंटी और भोजन के बीच में अनुबंधन स्थापित किया। क्या किया? घंटी और भोजन के बीच में अनुबंधन स्थापित किया। क्या किया? अनुबंधन स्थापित किया। ठीक है, ये अनुबंधन के समय। और तीसरा जो स्तर है वो है अनुबंधन के पश्चात। अनुबंधन के पश्चात। ठीक है, अनुबंधन के पश्चात की जो अवस्था है वही कुत्ता कमरे में बंद है, भूखा रखा गया और अनुबंधन स्थापित कर दिया। किस आधार पर किया? हम विस्तार से भी बात करेंगे। कुत्ता कमरे में बंद और घंटी बजाई जाती है। सीधी क्या बजाई जाती है? घंटी क्या? घंटी CS कंडीशनेड स्टिमुलस कृत्रिम उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक या फिर मनोवैज्ञानिक भाषा में अनुबंधित उद्दीपक है। आज ये घंटी बजाई गई और घंटी बजाने के बाद में क्या टपकाई गई? भोजन आया ही नहीं, सीधी लार टपकी। ये लार स्वाभाविक अनुक्रिया तो है। ये जो क्रिया हुई ये अनुबंधन के बाद हुई, तो ये अनुबंधित अनुक्रिया हो गई। क्या हो गई? अनुबंधित अनुक्रिया। इसी को अनुकूलित अनुक्रिया नाम दिया। क्या नाम दिया? अनुकूलित अनुक्रिया। अर्थात एक शब्द में इसको CR यानी कंडीशनेड रेस्पॉन्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया? कंडीशनेड रेस्पॉन्स नाम दिया। अब एक बार ध्यान से सुनिए, एक ही बार में आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा। ठीक है, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। एक कुत्ता पकड़ के लेके आता है, इस कमरे में बंद कर देता है, भूखा रखता है, कमरे में उस कुत्ते को एक जगह बांध देता है। ऐसे तो कुत्ता इधर उधर भागेगा, कमरे में उस कुत्ते को बांध देता है। बांधने के बाद उस कुत्ते के सामने एक दर्पण लगा देता है जिसमें कुत्ते का चित्र उस कुत्ते को आसानी के साथ में दिखाई देता है। कुत्ते की जो लार स्त्रावित होने वाली जो ग्रंथि है उसको पेरोटिड ग्रंथि कहते हैं। इस पेरोटिड ग्रंथि में एक पाइप लगा देता है पावलोव। क्या करता है? एक पाइप लगा देता है। पाइप को बाहर एक बर्तन में लगा देता है कि जब भी लार इससे स्त्रावित होगी इस बर्तन में एक जगह जमा हो जाएगी, पता चल जाएगा पावलोव को कि कुत्ते ने लार स्त्रावित की है। अब पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके इस बात को सिद्ध किया था। ध्यान से सुनिए, इस बात को सिद्ध किया था कि अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात कृत्रिम उद्दीपक से भी स्वाभाविक अनुक्रिया करवाई जा सकती है। क्या करवाई जा सकती है? कृत्रिम उद्दीपक से भी स्वाभाविक अनुक्रिया करवाई जा सकती है। तो अनुबंधन स्थापित कर दिया। अनुबंधन के प्रकार, उद्दीपक की प्रवृत्ति और अनुक्रिया की प्रवृत्ति। सबसे पहले अनुबंधन से पूर्व है, सबसे पहले कुत्ता लेकर आता है, उस कुत्ते को कमरे में बंद कर देता है। क्या करता है? इस कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद में इस कुत्ते को भोजन दिया। भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है या फिर मनोवैज्ञानिक भाषा में अनुबंधित उद्दीपक है। एक शब्द में बात करें तो UCS अनकंडीशनड स्टिमुलस। जब भूखा कुत्ता था, भोजन को देखा, देखने के बाद में क्या टपकाई? लार टपकाई। लार को स्वाभाविक अनुक्रिया या फिर अनुबंधित अनुक्रिया UCR
एक शब्द में अनकंडीशनल रेस्पॉन्स के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो स्तर है वो है अनुबंधन के समय। अनुबंधन के समय वही कुत्ता है, कमरे में बंद है, भूखा रखा गया, लेकिन भूखा रखने के बाद में जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसके साथ में अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया कि भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाए। क्या बजाई जाए? घंटी बजाई गई। इस कमरे में देखो अब क्या लगा दी, एक घंटी लगा दी कि भोजन देने से पहले कुत्ते को घंटी बजाकर सचेत किया जाए, सतर्क किया जाए। स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य अस्वाभाविक उद्दीपक आ गया। आज पहला ही दिन है, घंटी बजाई और प्रथम 3 प्रयास में घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद में भोजन आया। प्रथम 3 प्रयास में घंटी बजाई तो घंटी बजाने के बाद में जो भोजन आया उसमें समय अंतराल 8 सेकंड का था। कितने का था? 8 सेकंड का था। और 3 के बाद में जितने भी प्रयास किए उनमें समय कितने सेकंड का था? 30 सेकंड का था। कहने का मतलब ये कि घंटी बजाई गई और घंटी बजाने के पहली बार जब भोजन आया वो 8 सेकंड के बाद में आया। घंटी बजाई 8 सेकंड के बाद में क्या आया? भोजन आया। दूसरी बार के 8 सेकंड, तीसरी बार के 8 सेकंड, लेकिन चौथी बार जब भोजन आया तो वो घंटी बजाने के 30 सेकंड बाद में घंटी बजाई गई और घंटी बजाने के 30 सेकंड बाद में क्या दिया? भोजन दिया। भोजन दिया और भोजन देने के बाद में लार टपकी। तो आज पहला ही दिन है, ये लार अनुबंधन स्थापित करा कुत्ता, ये भोजन को देख रही टपकी। आगे पावलोव का सिद्धांत है, ये पुनरावृत्ति पर बल देता है। इसका शैक्षिक महत्व में हम पढ़ेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी तभी सीखता है जब सतर्क रहता है। कुत्ता एकदम सतर्क प्राणी है। काचेष्टा भगोदानम स्वान निंद्रा च अल्फारे। पढ़ने वाले विद्यार्थी की निंद्रा भी कुत्ते जैसी होनी चाहिए कि कुत्ता सतर्क प्राणी होता है। कैसा प्राणी होता है? सतर्क प्राणी होता है। सतर्कता के साथ में सीख लेता है। ये सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। क्रिया का बार बार किया जाए, दोहराव किया जाए। क्रिया की पुनरावृत्ति की घंटी बजाई, भोजन आया, भोजन देने से पहले हर बार घंटी बजाई। ऐसा करते करते कुत्ते का इस घंटी के साथ में अनुबंधन स्थापित हो गया कि अब कुत्ता इस बात को समझने लग गया, जानने लग गया कि जब तक ये घंटी नहीं बजेगी तब तक भोजन नहीं आएगा। कुत्ते का ध्यान इस भोजन से हट जाता है और घंटी पर चला जाता है। बार बार पुनरावृत्ति के कारण, किसके कारण? बार बार पुनरावृत्ति के कारण इस कुत्ते का ध्यान घंटी पर चला जाता है। ठीक है, जब घंटी पर चला जाता है तब इस घंटी और भोजन के मध्य कुत्ता क्या कर लेता है? अनुबंधन स्थापित कर लेता है। और जब अनुबंधन स्थापित हो गया तो काफी दिनों के बाद में क्या हुआ? ये कुत्ता और अनुबंधन स्थापित हो गया। अब कुत्ता को भोजन की आवश्यकता नहीं है। जब बाहर से घंटी बजाई जाती है और घंटी बजाने के तुरंत बाद में कुत्ता क्या करता है? लार टपका देता है। यही अपने सिद्धांत में प्रयोग किया कि ये घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके सिद्ध किया कि अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया करवाई जा सकती है। घंटी और भोजन के मध्य अनुबंधन स्थापित हो गया। अनुबंधन स्थापित होने के बाद में कुत्ता कमरे में बंद, सीधी घंटी बजाई जाती है और घंटे को बजते ही कुत्ता क्या करने लगा? लार टपकाने लग गया। ये लार इस अनुबंधित उद्दीपक के कारण टपकने लगी है, तो ये अनुक्रिया हुई, ये अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। मनोवैज्ञानिक भाषा में अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। एक शब्द में इसको CR कंडीशनल रेस्पॉन्स कहते हैं। कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा यदि अनुक्रिया करवा गई तो उस अनुक्रिया को अनुकूलित अनुक्रिया नाम दिया और पावलोव ने अपने सिद्धांत का क्या नाम दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक प्रश्न बनता है कि अब अनुबंधन स्थापित हो गया। अनुबंधन के पश्चात यानी अनुबंधन स्थापित हो गया, घंटी बजाई जाती है। घंटी बजाने के बाद में तुरंत लार टपकी, लेकिन भोजन नहीं आया। देखो, अनुबंधन के पश्चात कुत्ता कमरे में बंद, अनुबंधन स्थापित हो गया, घंटी बजाई, घंटी CS से कंडीशनल स्टिमुलस से यानी अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद यदि लार तो टपकी, भोजन आया है क्या? नहीं आया। ठीक है, फिर घंटी बजाई, फिर लार टपकी, भोजन नहीं आया। 2 दिन निकल गए, 5 दिन,
4 दिन तक, चौथे दिन घंटी बजाई, लेकिन घंटी बजाने के बाद में लार टपकी, लेकिन लार टपकने में तीव्रता नहीं थी, लार एकदम धीरे से की। 5वें दिन फिर घंटी बजाई, भोजन नहीं आया, तब लार की। जब 6वें दिन घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद में लार नहीं टपकी, लार नहीं टपकी। इस अनुक्रिया को, इस स्थिति को विलोप कहते हैं, विलोप या विलीनीकरण कहते हैं। ये प्रश्न पहले की एग्जाम में, जो रिटन सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कम से कम 5-6 बार पूछा गया कि विलोप या विलीनीकरण क्या होता है। विलोप या विलीनीकरण क्या होता है कि अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद, क्या हो जाने के बाद, अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद बार बार CS अनुबंधित उद्दीपक की प्रस्तुत किया जाए। ये CS है, अनुबंधित उद्दीपक की प्रस्तुत किया जाए, और अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत करने के बाद अंततोगत्वा यानी अंत में अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाता है। कि 6वें दिन क्या होगी, लार टपकना बंदी हो गई, तो बंद होना क्या कहलाता है, विलोप कहलाता है। कि 5 दिन तक लगातार क्या दिया, CS ही दिया गया, यानी कंडीशनड स्टिमुलस से दिया गया, अस्वाभाविक उद्दीपक ही दिया। तो अनुबंधन स्थापित होने के बाद में, ध्यान से सुनना, अनुबंधन स्थापित होने के बाद में बार बार CS यानी कृत्रिम उद्दीपक ही दिया जाए, अंततोगत्वा यानी अंत में अनुकूलित अनुक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाता है, बंद हो जाना विलोप कहलाता है। तो एक बार फिर से सुनिए कि पावलोव का मानना था, अपने कुत्ते पर प्रयोग करके सिद्ध किया कि पावलोव ने क्या किया कि कुत्ते पर प्रयोग करके सिद्ध किया कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ, ये भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ में घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है, कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ में अस्वाभाविक उद्दीपक भी आ जाए। अधिगम करता दोनों उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन स्थापित कर लेता है, घंटी और भोजन दोनों उद्दीपक यानी स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक, अधिगम करता दोनों उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन स्थापित कर लेता है, और यह अनुबंधन इतना प्रगाढ़ यानी इतना गहरा हो जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है दोनों उद्दीपकों के मध्य कि जब स्वाभाविक उद्दीपक हटा दिया जाए, तीसरा जो स्तर है इसमें स्वाभाविक उद्दीपक को हटा दिया, स्वाभाविक उद्दीपक को हटा दिया जाए, केवल अस्वाभाविक उद्दीपक भी दिया जाए। अधिगम करता पहले जैसी अनुक्रिया, पहले जैसी अनुक्रिया कब, अनुबंधन से पूर्व भोजन को देकर लार टपकवा रहा था, अधिगम करता पहले जैसी अनुक्रिया करता है, उसको अनुकूलित अनुक्रिया का, और अपने सिद्धांत का क्या नाम दिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत नाम दिया। मैं एक बार फिर एकदम सरल तरीके से समझा रहा हूं, आप आसानी के साथ में समझ लेना। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके इस बात को सिद्ध किया कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ अस्वाभाविक उद्दीपक आ जाए। ये भोजन स्वाभाविक उद्दीपक और इसके साथ में अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी को प्रस्तुत कर दिया। स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में अस्वाभाविक उद्दीपक भी आ जाए, और दोनों के बीच में अनुबंधन, अधिगम करता अनुबंधन स्थापित कर ले, अनुबंधन इतना गहरा हो जाए कि स्वाभाविक उद्दीपक को हटा दिया जाए। तीसरे स्तर में क्या किया, स्वाभाविक उद्दीपक को यानी अनुबंधन स्थापित हो गया, अनुबंधन के पश्चात स्वाभाविक उद्दीपक को हटा दिया जाए, केवल कृत्रिम उद्दीपक भी दिया जाए। अधिगम करता पहले जैसी अनुक्रिया, उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक को देकर अनुक्रिया कर रहा था, आज ये अनुक्रिया कृत्रिम उद्दीपक से कर रहा है। तो अधिगम करता पहले जैसी अनुक्रिया करे, उस अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया या फिर पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया नाम दिया, और अपने सिद्धांत को किस नाम से पुकारा, अपने सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब बार बार दिया गया अनुबंधित उद्दीपक और अंत में लार टपकना बंद हो गई, इस क्रिया को क्या नाम दिया, विलोप। कि अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार CS ही प्रस्तुत किया जाए, केवल और केवल अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए, अंततोगत्वा यानी अंत में अनुकूलित अनुक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाता है, विलोप कहलाता है। अब इस प्रश्न में से एक प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में सीधा पूछा गया कि जो स्वाभाविक उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, इसका क्रम पूछ लिया गया था। 4 विकल्प थे,
4 में क्रम दिया, क्रम अंग्रेजी में दिया सीधा शॉर्ट में, यानी इस अनुक्रिया में सबसे पहले यूसीएस सबसे पहले जो उद्दीपक प्रस्तुत किया, देखो सबसे पहले क्या आया था, स्वाभाविक उद्दीपक यानी यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। यूसीएस के बाद में यूसीआर, यूसीएस के बाद में क्या आया, यूसीआर, यूसीआर के बाद में सीएस, कंडीशनल स्टिमुलस यानी सीएस, और सीएस के बाद में ये सीआर, अंत में अनुकूलित अनुक्रिया सीआर। ये इसका एकदम राइट आंसर है, ये इसी के आधार पर प्रश्न पूछा गया था। दूसरे विकल्प में इनको आगे पीछे कर दिया, मैं एक विकल्प में आगे पीछे कर देता हूं कि सबसे पहले सीआर दे दिया, फिर यूसीआर दे दिया, ठीक है, फिर सीएस दे दिया और फिर यूसीएस दे दिया, यूसीएस दे दिया। इस आधार पर ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी की 11वीं की जो साइकोलॉजी की बुक है, पहली बार उस बुक में इस प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। एनसीईआरटी की जो 11वीं की बुक है, एनसीईआरटी की 11वीं की जो साइकोलॉजी की बुक है, ठीक है, इस बुक में इस अनुक्रिया में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है कि यूसीएस है, इसमें से सी हटा दिया है, यहां पर सीधा यूएस, फिर यूआर, सीएस और सीआर कर दिया इस अनुक्रिया को। बात वो की हुआ, यूसीएस में से सी हटा दिया और यूसीआर में से सी हटा दिया। तो नवीनतम प्रश्न हमारे सामने ऐसा भी कभी भी एग्जाम में, नीट वगैरह के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो इस आधार पर भी इसमें से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व, शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत के क्या क्या महत्व है, ठीक है। शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व में इस सिद्धांत का जो पहला शैक्षिक महत्व है, अभी हमने बात करी थी कि कुत्ता कैसा प्राणी होता है, एक सतर्क प्राणी होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी तभी सीखता है, प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क रहता है, जब वह सतर्क रहता है। कहने का मतलब है कि आप रोज क्लास में आते हो और रोज क्लास में आने के बाद में डेली अटेंडेंस देते हो, लेकिन कोई भी टीचर आपको विषय वस्तु पढ़ा रहा है और उस विषय वस्तु के प्रति आप सतर्क नहीं हो, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हो, तो आप कभी भी अधिगम नहीं कर सकते। ये आईपी पावलोव का सिद्धांत कहता है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क रहता है। आप सीखने के लिए सतर्क नहीं रहोगे, अधिगम प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। इस सिद्धांत का दूसरा शैक्षिक महत्व है, यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है और अनुबंधन स्थापित करता है। क्या करता है? अनुबंधन। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य ये अनुबंधन स्थापित करता है। कि पावलोव ने अपने सिद्धांत के दूसरे स्तर पर यानी अनुबंधन के समय क्या किया था?
बार बार पुनरावृत्ति की थी। घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद में भोजन आया, फिर घंटी बजाई, फिर घंटी बजाने के बाद में भोजन आया। इस प्रकार क्रिया की क्या की गई, पुनरावृत्ति की। यदि बालक भी किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे भी क्या करना चाहिए, एक बार कोई विषय वस्तु बता दी जाती है, उस विषय वस्तु के प्रति बार बार क्या करनी पड़ती है, अनुक्रिया करनी पड़ती है, और इस विषय वस्तु का बार बार दोहराव करना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति की जाए। पुनरावृत्ति के कारण उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के बीच में क्या स्थापित हो जाता है, और अनुबंधन स्थापित हो जाता है। अनुबंधन स्थापित होने के बाद में दोनों उद्दीपकों के मध्य स्टूडेंट्स का भी जो व्यवहार है वो एकदम से इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि किताब को या उस विषय वस्तु को दूर कर दी जाए, एग्जाम में सीधा बैठा दिया जाए, और 20 या रिट में 30 क्वेश्चन आएंगे, 23 में से 30 के 30 पूरे क्वेश्चन अटेंड कर लेता है। इसका मतलब उस बालक ने किस आधार पर सीखा, पुनरावृत्ति के आधार पर सीख लिया था। तीसरा सिद्धांत, तीसरा जो शैक्षिक महत्व है, यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से, यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है, यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। यांत्रिक का मतलब होता है यंत्रों के माध्यम से। यंत्रों की बात करें तो हम आजकल जब शिक्षा का माध्यम है एकदम से इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और हम नेट के माध्यम से भी ऐसे बहुत सारे चैनल है जिन पर हम किसी भी अवस्था में किसी भी यूनिट को सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद में सीख सकते हैं। जब पावलोव ने अपने सिद्धांत में प्रयोग किया था तो कुत्ते को कमरे में बंद किया, और बंद करने के बाद में कुत्ते के सामने में क्या लगाई थी, घंटी लगाई थी। घंटी एक प्रकार का यंत्र था। तो हम किसी भी मशीनी उपकरण का प्रयोग करके उस मशीनी उपकरण से यांत्रिक तरीके से भी सीख सकते हैं। इसके अलावा यह सिद्धांत भाषा को सीखने के लिए, किसके लिए, भाषा को सीखने के लिए विशेष उपयोगी, भाषा को सीखने के लिए विशेष उपयोगी माना जाता है। भाषा को सीखने के लिए विशेष उपयोगी माना जाता है कि जब बालक भाषा को सीखना चाहता है तब भाषा को सीखने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। बार बार उस क्रिया का दोहराव किया जाता है। कि जब किसी बालक का जन्म राजस्थान में हुआ है और वो राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोलता है, ठीक है, अपनी मातृभाषा का पूरा प्रयोग करता है, जब विद्यालय में प्रवेश करता है तब उसको हिंदी भाषा बोलनी नहीं आती है, ठीक है, हिंदी भाषा नहीं बोलनी आती है, फिर भी क्या करता है, वहां पर हिंदी भाषा सिखाई जाती है। वह बालक बार बार उस भाषा को सीखने की पुनरावृत्ति करता है। आधी से ज्यादा बार वो गलती करता है, सही तरीके से हिंदी बोलनी नहीं आती है, लेकिन बार बार पुनरावृत्ति के कारण क्या करता है, वो अंत में जाकर हिंदी बोलना सीख जाता है। तो भाषा को सीखने के लिए सिद्धांत विशेष उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा आदतों का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। आदतों का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। आदतें वातावरण से पूरी तरह से अर्जित होती हैं। आदतें कैसी होती है, वातावरण के द्वारा अर्जित होती हैं। आदतें वातावरण से जब आदतें अर्जित होती है, व्यक्ति ग्रहण करता है और ग्रहण करके यदि अच्छी आदतों का निर्माण करता है तो वो आपका भविष्य बदल देती है, और यदि बुरी आदतों का निर्माण करता है तो वो आपकी जो भविष्य है उसको गहरे गड्ढे में डाल देती है। आदतों के संबंध में यह परिभाषा ड्राइडेन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? ड्राइडेन के द्वारा दी गई। ड्राइडेन कहता है कि अच्छी आदतें आपकी भविष्य का निर्माण करती है, यानी अच्छी आदतें आपके भविष्य का निर्माण करती है और बुरी आदतें आपको गहरे गड्ढे में डाल देती है। उन्होंने सिद्ध किया कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते तो क्या करना है, आपको अपनी आदतों का ही बदलाव कर देना है। रिट की एग्जाम सामने, अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया तो अभी भी आपके पास में समय, आप तैयारी शुरू कर दें।
अच्छी आदतों का निर्माण, पढ़ने की जो अच्छी आदतें उनका निर्माण करें। कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आपको अपनी आदत बदल देनी है। आपकी बदली हुई आदत आपका भविष्य बदल देगी। तो आदतों का निर्माण भी इसी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। इसके साथ में यह सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण में, किसमें? शिक्षण में सर्वे दर से सहायक सामग्री का प्रयोग है। सर्वे दर से सहायक सामग्री का प्रयोग, सर्वे दर से सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया है। सर्वे दर से यानी बालकों को विषय वस्तु के बारे में दर से दिखाने के बाद में प्रोजेक्टर के माध्यम से दर्शक को दिखाना, और साथ में जो भी विषय वस्तु दिखाई जा रही है उसके बारे में आसानी के साथ में बताना। कुत्ते के साथ भी ऐसा हुआ था। कुत्ते के साथ कमरे में घंटी लगाई गई और घंटी बाहर से बजाई गई। घंटे की आवाज को कुत्ते ने सुना और देखा, और देखने के बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में अपना अनुबंधन स्थापित किया। तो कक्ष में बालकों को सर्वे दर से सहायक सामग्री के माध्यम से भी आसानी के साथ में सिखाया जा सकता है। इसके अलावा यह सिद्धांत बालकों में मानसिक भ्रांतियों वह डर को दूर करता है। डर को क्या करता है? ये सिद्धांत बालकों की मानसिक भ्रांतियां, हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में यदि पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो हम इस प्रकार के दिमाग में इस प्रकार का भय उत्पन्न कर लेते हैं, डर उत्पन्न कर लेते हैं कि यार मैथ तो मेरे को याद होती नहीं है, साइकोलॉजी तो मेरे को बिल्कुल आती नहीं है। जब आप उस विषय वस्तु के साथ में अनुबंधन स्थापित करने की कोशिश ही नहीं करोगे तब तक आपका डर वैसा का वैसा बना रहेगा। यदि आपके सामने विषय वस्तु चाहे कितनी भी कठिन है, आपने उसके साथ में बार बार उसका अभ्यास किया, पुनरावृत्ति की, अनुबंधन स्थापित कर लिया, तो अंत में जाकर वही विषय वस्तु क्या हो जाएगी? आपके लिए एकदम से सरल हो जाएगी। तो यह सिद्धांत क्या करता है? पुनरावृत्ति पर बोल देता है। आप भी विषय वस्तु के साथ में अनुबंधन स्थापित कर सकते हो तो आपका मानसिक जो दिमाग में साइकोलॉजी के प्रति बैठा हुआ डर है वो कहीं ना कहीं गायब आसानी के साथ में हो ही जाएगा। और इस सिद्धांत का लास्ट शैक्षिक महत्व है, ये बालकों में यह सिद्धांत बालकों में सकारात्मक अभिवृद्धि का विकास करता है। सकारात्मक अभिवृद्धि का विकास करता है। ये सिद्धांत क्या करता है? बालकों की सोच है वो कैसे करता है? सकारात्मक करता है, पॉजिटिव करता है। किसके संबंध में? विषय वस्तु के संबंध में। तो ये इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में महत्व माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क रहता है। सावधान या सतर्क नहीं रहता है, प्राणी कभी भी अनुक्रिया नहीं कर पाता है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर देता है कि क्रिया की विषय वस्तु का आपको बार बार क्या करना चाहिए? पुनरावृत्ति की जानी चाहिए और उसके साथ में अनुबंधन स्थापित हो जाएगा। फिर एग्जाम होती है, विषय वस्तु आपके सामने नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप कभी भी प्रश्न गलत नहीं कर पाओगे। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके पर सीखने पर बल देता है। भाषा को सीखने के लिए विशेष उपयोगी है। आदतों का निर्माण इस सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत शिक्षण में, सिद्धांत के अनुसार शिक्षण में सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग किया गया है। यह सिद्धांत बालकों में मानसिक भ्रांतियों को दूर करता है और बालकों में सकारात्मक सोच का विकास करता है। ये इसके शैक्षिक महत्व माने गए, लेकिन शैक्षिक महत्व के साथ इस सिद्धांत के कुछ दोष भी माने गए। सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत वही होता है जो प्रतिभाशाली, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि तीनों प्रकार के जो बालक होते हैं उन तीनों बालकों के लिए कोई सिद्धांत विशेष उपयोगी होता है तो वो सर्वश्रेष्ठ है। इस सिद्धांत में भी दोष प्रस्तुत हो रहे। सबसे पहला दोष है, इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत मानता है कि इस सिद्धांत में क्या किया था? इस सिद्धांत में बालकों की
इस सिद्धांत में बालकों की रुचि, अभिरुचि एवं अभिवर्ती का ध्यान नहीं रखा जाता है, ध्यान नहीं रखा जाता है। बालकों की रुचि यानी इस सिद्धांत के माने तो इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की सर्वोसर्वा होता है। कौन होता है? अध्यापक की सर्वोसर्वा होता है। वर्तमान की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। यदि बाल केंद्रित शिक्षा होती तो बालकों की रुचि, अभिरुचि और अभिवर्ती का ध्यान रखा जाता कि बालक सरल विषय सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं या फिर कठिन विषय सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा सिद्धांत में कुत्ते के साथ में भी ऐसा किया गया था कि कुत्ते की यही चाहत थी क्या कि मेरे को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, मेरे मुंह में एक पाइप लगा दी जाए और पाइप लगाने के बाद में बाहर से घंटी भी बजाई जाए। क्यों सर? बाहर से घंटी बजाई जाए और घंटी बजाने के बाद में मेरे को भोजन दिया जाए। क्या कुत्ते की यही रुचि थी? बिल्कुल भी नहीं थी। वहां पर कुत्ते की रुचि का ध्यान नहीं रखा गया। तो कक्षा में बालकों की रुचि, अभिरुचि और अभिवृद्धि का ध्यान नहीं रखा जाता है। ये इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इस सिद्धांत का दूसरा सबसे बड़ा दोष यह है कि दोनों उद्दीपकों CS और UCS कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक और अनानुबंधित उद्दीपक है। इन दोनों उद्दीपकों के मध्य जो अनुबंधन स्थापित हुआ था, क्या हुआ था? अनुबंधन स्थापित हुआ था। इन दोनों उद्दीपकों के मध्य यदि अनुबंधन को हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए तो CR यानी अनुकूलित अनुक्रिया गलत हो सकती है। और गलत के संबंध में प्रश्न पूछा गया था, विलोप या विलीनीकरण। अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार क्या दिया गया? CS कृत्रिम उद्दीपक ही दिया गया और घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया गया। लार टपकी, फिर घंटी बजाई, फिर भोजन नहीं आया, फिर लार टपकी। कितने दिन टपकेगी? 5 या 6 दिन टपकी। अंत में लार टपकना क्या हो गई? बंद हो गई। इसका मतलब दोनों उद्दीपकों के मध्य अनुबंध हट गया है और अनुक्रिया क्या हो गई? गलत हो गई। ये इस सिद्धांत का दोष माना जाता है। ये सिद्धांत प्रतिभाशाली बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। प्रतिभाशाली बालक सीखने में बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं। विषय वस्तु को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती, एक ही बार बताई जाती है, एक ही बार में वो क्या कर लेते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। इसका मतलब प्रतिभाशाली के लिए तो ज्यादा उपयोगी है। और मंदबुद्धि या पिछड़े बालकों के लिए, मंदबुद्धि या फिर पिछड़े बालकों के लिए कम उपयोगी है। पिछड़े बालकों के लिए कम उपयोगी है। तो इस सिद्धांत के मुख्य रूप से कितने दोष माने गए? 3 दोष माने गए हैं। अब हम अध्ययन करें उसी अनुबंधन के प्रकार। अनुबंधन के प्रकार है वो किसके द्वारा बताएंगे? I.P. पावलोव के द्वारा बताएंगे। ये जो तथ्य है अनुबंधन के प्रकार है, ये 11वीं कक्षा, 11वीं की NCERT और 11वीं BSCR बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो माध्यमिक की बुक है, 11वीं कक्षा में साइकोलॉजी की बुक चलती है, ये हम उस बुक के अनुसार पढ़ रहे हैं। I.P. पावलोव ने अनुबंधन के मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 4 प्रकार। पहला है सहकालिक अनुबंधन। सहकालिक अनुबंधन, सिमुलटेनियस कंडीशनिंग, सिमुलटेनियस कंडीशनिंग। दूसरा है विलंबित अनुबंधन। विलंबित अनुबंधन, डिलेड
कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग। तीसरा है अवशेष अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन, ट्रेस कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग। और चौथा है पश्चेगामी, पश्चेगामी अनुबंधन, बैकवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग। ठीक है। आईपी पावलोव ने सीखने के कुल कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए, जिसमें पहला है सैकालिक अनुबंधन, सिमुलटेनियस कंडीशनिंग। दूसरा विलंबित अनुबंध, डिलेड कंडीशनिंग। तीसरा अवशेष अनुबंधन, ट्रेस कंडीशनिंग। और चौथा है पश्चेगामी अनुबंधन यानी बैकवर्ड कंडीशनिंग। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि सैकालिक अनुबंधन क्या होता है। कि आईपी पावलोव ने 2 प्रकार के उद्दीपक बताए थे, एक बताया था CS और दूसरा बताया था UCS। CS अनुबंधित उद्दीपक, CS अनुबंधित उद्दीपक और UCS अनुबंधित उद्दीपक, UCS अनुबंधित उद्दीपक। सैकालिक जो अनुबंधन है, इसे सैकालिक अनुबंधन के अंतर्गत CS और UCS, CS और UCS इन दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। एक घंटी बजाई जाती है, CS अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी, घंटी बजाई जाती है और घंटी बजाने के तुरंत बाद में UCS यानी भोजन दिया जाता है। तो घंटी बजाई जाती है और घंटी बजाने के तुरंत बाद में क्या कर दिया? भोजन दिया। सैकालिक अनुबंधन के अंतर्गत CS और UCS अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है विलंबित। विलंबित का मतलब होता है देरी से। इस अनुबंधन के अंतर्गत CS अनुबंधित उद्दीपक यानी कृत्रिम उद्दीपक, CS का प्रारंभ व अंत, CS का प्रारंभ व अंत, CS का प्रारंभ व अंत UCS से पहले होता है यानी पहले दिया जाता है। क्या दिया जाता है? CS का प्रारंभ और अंत होता है वो UCS से पहले होता है। कि घंटी पहले बजाई जाती है, बजाने के बाद में घंटी को बंद कर दी जाती है और उसके बाद में क्या दिया जाता है? भोजन दिया जाता है। तो UCS का प्रारंभ और अंत होता है वो CS का प्रारंभ और अंत होता है वो UCS से पहले होता है। ठीक है। तीसरा है अवशेष अनुबंधन। अवशेष अनुबंधन के अंतर्गत CS यानी CS अनुक्रिया, CS अनुक्रिया, ये अनुक्रिया इसका प्रारंभ UCS से पहले होता है। प्रारंभ UCS से पहले होता है लेकिन दोनों के बीच में समय अंतराल होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? समय अंतराल होता है। ये समय अंतराल कितना होता है कि प्रथम 3 प्रयास, प्रथम 3 प्रयास में ये जो समय होता है ये मात्र 8 सेकंड का होता है। समय अंतराल कितना होता है? 8 सेकंड का होता है प्रथम 3 प्रयास। और प्रथम 3 प्रयास के बाद में जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है? वो 30 सेकंड का होता है। वो समय अंतराल कितना होता है? 30 सेकंड का होता है। यानी CS जो अनानुबंधित या फिर अस्वाभाविक जो उद्दीपक है, ठीक है,
अनुबंधित उद्दीपक के संबंध में जो अनुक्रिया होती है वो अनुक्रिया यूसीएस से पहले ही कर दी जाती है। घंटी बजा भी जाती है और बजाने के बाद में उसका प्रारंभ पहले हो जाता है, बजाई जाती है और उसके बाद में क्या आता है, भोजन आता है। लेकिन दोनों के बीच में क्या होता है, समय अंतराल होता है। कितना होता है, प्रथम 3 प्रयास में समय अंतराल 8 सेकंड का होता है और बाद के सभी प्रयासों में समय अंतराल कितने सेकंड का होता है, 30 सेकंड का होता है। ठीक है। पश्चेगामी अनुबंधन बैकवर्ड कंडीशनिंग के अंतर्गत यूसीएस सीएस से पहले प्रस्तुत किया जाता है। भोजन पहले दिया जाता है और भोजन देने के बाद में क्या बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है। यानी ये जो प्रक्रिया है ये अनुबंधन स्थापित होने से पहले की है। तो एक बार फिर से ध्यान से समझते हैं कि आईपी पावलोव ने कितने प्रकार के अनुबंधन बताए। अनुबंधन के 4 प्रकार बताए। सहकालिक अनुबंधन, सहकालिक अनुबंधन में क्या होता है, सीएस और यूसीएस यानी स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों को एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता है। घंटी बजाई जाती है, तुरंत भोजन दे दिया जाता है। विलंबित अनुबंधन के अंतर्गत सीएस का जो प्रारंभ और अंत घंटी बजाई जाती है और बंद भी कर दी जाती है, उसके बाद में भोजन दिया जाता है। अवशेष अनुबंधन के अंतर्गत सीएस अनुक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसके बाद में क्या दिया जाता है, भोजन दिया जाता है और घंटी और भोजन के बीच में समय का अंतराल रहता है। घंटी बजाई समय अंतराल, प्रथम 3 प्रयास में समय अंतराल कितना रहता है, 8 सेकंड का रहता है और उसके बाद के जितने भी प्रयास होता है उसमें समय अंतराल कितना रहता है, 30 सेकंड का रहता है। पश्चेगामी अनुबंधन के अंतर्गत यूसीएस यानी भोजन पहले दिया जाता है और उसके बाद में सीएस यानी अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, घंटी बाद में बजाई जाती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब हमें इसी पुस्तक के अनुसार 11वीं की जो एनसीईआरटी की बुक है आरबीसी है, इन बुक के अनुसार एक और प्रकार पढ़ते हैं, अनानुबंधित यानी अन्य अनुबंधित उद्दीपक के प्रकार। अन्य अनुबंधित उद्दीपक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रकार, अनानुबंधित उद्दीपक के प्रकार। आईपी पावलोव ने अनानुबंधित उद्दीपक के मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार बताए, जिसमें पहला है परिवर्त्यात्मक अनानुबंधित उद्दीपक और दूसरा है विमुखी अनानुबंधित उद्दीपक। विमुखी अनानुबंधित उद्दीपक, अपेटिटिव यूसीएस और एवर्सिव यूसीएस। ठीक है। अनानुबंधित उद्दीपक के प्रकार। तो आईपी पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत अनुबंधित उद्दीपक के 2 प्रकार बताए। अनानुबंधित उद्दीपक के कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार बताए, यानी यूसीएस के 2 प्रकार बताए। एक है परिवर्त्यात्मक अनानुबंधित उद्दीपक अपेटिटिव यूसीएस और दूसरा है विमुखी अनानुबंधित उद्दीपक एवर्सिव यूसीएस। परिवर्त्यात्मक अनानुबंधित उद्दीपक, इस उद्दीपक से उत्पन्न अनुक्रियाएं, इस उद्दीपक से यानी परिवर्त्यात्मक अनानुबंधित उद्दीपक से उत्पन्न जो अनुक्रियाएं हैं वो अनुक्रियाएं व्यक्ति को संतोष व प्रसन्नता प्रदान करती है। क्या करती है, संतोष व प्रसन्नता प्रदान
करती है। प्रवर्तनात्मक अनानुबंधन के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सभी अनुक्रियाएं स्वतः उत्पन्न होती है, अपने आप उत्पन्न होती है। क्या होती है? स्वतः उत्पन्न होती है। जैसे भूख लगना है और भूख लगने के बाद में भोजन आपको करना है, भोजन करने के लिए आपको पड़ोसी कहने के लिए नहीं आएंगे। भोजन करना है, पानी पीना है, भोजन करना, पानी पीना, इसके अलावा स्नेह, प्रेम या फिर किसी को पुचकारना या फिर दुलारना, ये सारी की सारी स्थितियां होती है स्वतः उत्पन्न होती है। और भोजन करने के बाद, पानी पीने के बाद में किसी के साथ में अपना प्रेम संबंध स्थापित करने के बाद, किसी के साथ में अत्यधिक स्नेह करने के बाद में व्यक्ति को हमेशा संतोष और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और ये किस प्रकार के उद्दीपक माने जाते हैं? ये प्रवर्तनात्मक अनानुबंधित उद्दीपक अपेटेटिव यूसीएस से माने जाते हैं। तो प्रवर्तनात्मक अनानुबंधित उद्दीपक से संबंधित जो उत्पन्न अनुक्रिया होती है वो व्यक्ति को क्या प्रदान करती है? वो संतोष एवं प्रसन्नता प्रदान करती है। और ये अनुक्रिया व्यक्ति में अपने आप उत्पन्न होती है, और जिसमें भोजन करना, पानी पीना, स्नेह, प्रेम और दुलारना, ये सभी प्रकार की अनुक्रिया शामिल की जाती है। विमुखी किसकी विमुख है? इस प्रवर्तनात्मक अनानुबंधित उद्दीपक के। विमुखी अनानुबंधित यानी इस उद्दीपक से उत्पन्न क्रियाएं व्यक्ति को संतोष एवं प्रसन्नता प्रदान नहीं करती है। संतोष एवं प्रसन्नता प्रदान नहीं करती है। इसके अलावा जो विमुखी अनानुबंधित उद्दीपक है, यह उद्दीपक दुखदायी एवं क्षतिकारक होता है। दुखदायी एवं क्षतिकारक होता है तथा यहां पर उत्पन्न होने वाले क्रियाएं पलायन एवं परिहार, एस्केप एंड अवॉइडेंस, पलायन एवं परिहार को जन्म देने वाली होती है। और इसके अंतर्गत जो उद्दीपक आते हैं जिसमें शोर शराबा के साथ में आघात, भय, इसके अलावा कड़वा स्वाद, ये सारे किस प्रकार के उद्दीपक माने जाते हैं? ये विमुखी अनानुबंधित उद्दीपक माने जाते हैं। और ये किसके विमुखी होते हैं? ये प्रवर्तनात्मक अनानुबंधित उद्दीपक के विमुखी होते हैं। तो आईपी पावलोव ने अनानुबंधित उद्दीपक के मुख्य रूप से दो प्रकार बताए। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के अनानुबंधित उद्दीपक बताए, जिसमें एक प्रवर्तनात्मक अनानुबंधित उद्दीपक और दूसरा है विमुखी अनानुबंधित उद्दीपक। प्रवर्तनात्मक अनानुबंधित उद्दीपक है, इस उद्दीपक से उत्पन्न अनुक्रिया व्यक्ति को संतोष और प्रसन्नता प्रदान करती है। इस प्रकार की अनुक्रिया उत्पन्न होती है कि व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न रखती है। ये अनुक्रिया व्यक्ति में अपने आप उत्पन्न होती है, जैसे भोजन करना, पानी पीना, किसी से प्रेम करना, स्नेह करना, पुचकारना और दुलारना, ये सभी प्रकार की अनुक्रियाएं ये अपने आप उत्पन्न होती है। विमुखी उद्दीपक है, विमुखी अनानुबंधित उद्दीपक है, इसके अंतर्गत उत्पन्न होने वाले क्रियाएं व्यक्ति को कभी भी संतोष प्रदान नहीं करती है और नहीं व्यक्ति को प्रसन्न करती है। कैसी होती है? ये उद्दीपक होता है, ये व्यक्ति के लिए दुखदायी होता है या फिर क्षति पहुंचाने वाला, व्यक्ति का विनाश करने वाला होता है। और व्यक्ति को विनाश करने वाले जितनी प्रकार की अनुक्रियाएं होती है वो जीवन भर साथ में नहीं चल सकती। तो क्या करना पड़ता है? इस प्रकार की अनुक्रिया का हमें थोड़े दिनों के बाद में त्याग करना पड़ता है या फिर व्यक्ति को पीछे की स्थिति में वापस लौट कर आना पड़ता है। तो ये अनुक्रियाएं पलायन एवं परिहार करने योग्य होती है, जिसमें अत्यधिक शोर शराबा, जहां पर अत्यधिक शोर शराबा होता है वहां पर आप कितनी देर तक अध्ययन कर सकते हो? यदि नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा? उसका त्याग करना पड़ेगा। आघात यानी गहरी चोट है, गहरी चोट को कितने दिन तक सहन कर सकते हैं? उसका तो इलाज हमें करवाना ही पड़ेगा। इसके अलावा भय, और भय के साथ में कड़वा जो स्वाद है,
ये इस प्रकार के उद्दीपक होते हैं, ये द्विमुखी अनुबंधित उद्दीपक के अंतर्गत माने जाते हैं। और ये तथ्य हमने कहां से उठाए, ये एनसीईआरटी और बीएससीआर की जो 11वीं की बुक होते हैं, ठीक है, उस बुक के अंतर्गत से उठाए। तो रिट और सीटेट के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न पूछने की पूरी 100% संभावना बनती है। तो धन्यवाद दोस्तों। अभी भी इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।